तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रुप केटायन। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट ग्रुप केटायन पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रुप केटायन। और सेकंड ग्रुप केटायन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो थे, एक था कॉपर फैमिली और एक आर्सेनिक फैमिली। यानी कि सेकंड ग्रुप के अंदर एक होता है आपका सेकंड ए, एक होता है सेकंड बी। सेकंड ए जो होता है उसको कहते हैं कॉपर फैमिली और इसको कहते हैं आर्सेनिक फैमिली। प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से, याद आया। और ये आपके था आर्सेनिक +3+5, एंटीमनी +3+5, SN+2 और SN+4। अब ये जो आपके सेकंड ग्रुप के केटायन है, इनका ग्रुप रिएजेंट था आपका H2S इन एसिडिक मीडियम। तो जब इसमें H2S गैस पास करेंगे एसिडिक मीडियम में तो इनका बनेगा सल्फाइड। इन सबका सल्फाइड बन चुका होगा। अब उस सल्फाइड के पीपीटी को याद है फिल्टर किया था मैंने, फिल्टर करके हाथ में आ गया था और उसको यहाँ रख दिया था। थैंक यू बोल के वापस उठाया मैंने, खाली टेस्ट ट्यूब ली और इस खाली टेस्ट ट्यूब में इस पीपीटी को डाल दिया। पीपीटी डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर क्या डाला है, ध्यान से सुनना आप। ये आपका मेटल सल्फाइड है सारे के सारे। तो मैंने क्या करा कि मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ग्रुप, ये आपका मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ग्रुप है। इस मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ग्रुप को अब हमने किस में डाल दिया, हमने डाल दिया YAS में। और YAS का पूरा नाम होता है येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड में जब ये डाला अपन ने जैसे ही, तो ये YAS जैसे इसमें डाला, इसमें डालते ही क्या होता है, अभी ये येलो अमोनियम सल्फाइड वगैरह एक और बार अच्छे से बता देते हैं। ये आपको मैंने SX होता है, जहां X की वैल्यू 2 से लेके 6 होती है। इसका फॉर्मूला होता है NH4 कल मैंने बताया था सोडियम पॉलीसल्फाइड, याद है, उसमें भी आपका Na2 था, SX था, जहां X की वैल्यू 2 से 6 होती है। तो इसके अंदर जब आप डालोगे तो क्या होगा, इसमें डिसॉल्व करेंगे YAS में, dissolve in YAS and filtered। तो जब आप इसको पीपीटी के अंदर ये YAS डालेंगे, YAS डाल के इसे डिसॉल्व करेंगे, तो डिसॉल्व करने पर क्या होगा कि मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी जो होंगे वो तो सारे के सारे सॉल्युबल होंगे, तो वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, ठीक है। और मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ए जो है वो इनसॉल्युबल होंगे, इसलिए वो रेजिड्यू में रहेंगे जब फिल्टर करोगे तो। यानी आपको क्या समझ में आया, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ए जो है वो तो इनसॉल्युबल है YAS में, और मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी जो है वो सारे सॉल्युबल है YAS में। यानी कि अगर ये देखेंगे तो इनके मेटल सल्फाइड YAS यानी अमोनियम अमोनियम येलो अमोनियम सल्फाइड में ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं, और ये वाले जो है वो सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं। अब इसको करते हैं हम डिसॉल्व। तो डिसॉल्व करते हैं इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3। डिसॉल्व करते हैं हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 एंड फिल्टर्ड। तो जब फिल्टर्ड करेंगे तो फिल्ट्रेट जो होगा, फिल्ट्रेट के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे ये CUS, CDS, TBS और Bi2S3, ये 4 आएंगे। देखो 1 2 3 4, ठीक है। और रेजिड्यू जो होगा उस रेजिड्यू के अंदर HGS आएगा। रेजिड्यू के अंदर कौन आएगा, HGS, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्युबल इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3। ये सारे के सारे सॉल्युबल होंगे हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में, ये इनसॉल्युबल होगा, ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इसलिए रेजिड्यू में आएगा। अब फिर इसको सॉल्युबल करना है
तो मैंने आपको बताया था कल भी कि एक्वारेजिया डाला जाता है। एक्वारेजिया डालते ही सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्युबल करते हैं। ये सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आती है एग्जाम में। कभी भी अगर आपको केटाइन में रिएक्शन पढ़नी है तो सल्फाइड वाली रिएक्शन जब भी आ जाए उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत आते हैं सवाल उसपे से। तो दोबारा देखो, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ग्रुप जितने भी हैं, YaS डाला अपन ने, तो YaS डालते ही क्या हो गया कि सल्फाइड ऑफ सेकंड B सब सॉल्युबल, सेकंड है इनसॉल्युबल, सेकंड है फिल्ट्रेट में पीपीटी रेजिड्यू में आ गए, सेकंड है में डाल दिया हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 सारे सॉल्युबल हो गए एक्सेप्ट HGS, फिल्टर कर लिया HGS रेजिड्यू में आ गया, HGA में डाल दिया अपन एक्वारेजिया में डाल दिया वो सॉल्युबल हो गया। तो ये सारे के सारे आपके सॉल्युबल आ गए। अब इसके अलावा भी सॉल्युबिलिटी होती है। इसके अलावा भी जो सॉल्युबिलिटी है वो देखना कि मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B, ये जो मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B है वो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन YaS as well as CaS except SNS which is soluble in YaS but insoluble in CaS। अब क्या बोला मैंने, जितने भी मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B होंगे वो सारे के सारे सॉल्युबल हो जाएंगे YaS एज वेल एज CaS। अब ये YaS तो मैंने बता दिया था, अमोनियम, येलो अमोनियम सल्फाइड। CaS का मतलब होता है कलरलेस अमोनियम सल्फाइड। क्या लिया जाएगा ये CaS कलरलेस अमोनियम सल्फाइड। तो ये कलरलेस अमोनियम सल्फाइड हो गया, ठीक है। अब यहां पर खास बात ये होती है कलरलेस अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला आएगा ये अमोनियम सल्फाइड। कलरलेस अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या आएगा, अमोनियम सल्फाइड। देखो अब इधर मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B है, वो सारे के सारे YaS में सोल्यूबल है, CS में सोल्यूबल है सब एक्सेप्ट SNS। SNS YaS में सोल्यूबल है लेकिन CS में नहीं है, ठीक है। यानी कलरलेस अमोनियम सल्फाइड में ये सोल्यूबल नहीं होगा। क्लियर। अब नोट टूल करके एक और बात लिखेंगे कि मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड B सोल्यूबल इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन एज वेल एज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। नोट करके लिखो, metal sulfide of second B soluble in strong alkaline solution as well as non-oxidizing acids except AS2S3 arsenic sulfide soluble in strong alkaline solution but insoluble in non-oxidizing acids, ठीक है। ये आपको सॉल्युबिलिटी याद करनी है अच्छे से, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब देखो खास बात, कॉपर की रिएक्शन, पहला आयन पढ़ रहे हैं कॉपर, लेड +2 नहीं पढ़ेंगे पहले क्योंकि लेड +2 हम पढ़ चुके पिछली वाले में, सेम टेस्ट होते हैं इसके, ठीक है। कॉपर +2 की वही बात है, Ki यानी I- से रिएक्ट कराएंगे तो इनिशियली आपका ये जो है वो रिड्यूस होगा, ये +1 में आएगा और ये I2 में जाएगा। ये +1 फिर इस I- से रिएक्ट करके Cu2I2 बनाएगा और ये I- से रिएक्ट करके I3- बनाएगा। Cu2I2 व्हाइट पीपीडी होता है, I3- जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। ये व्हाइट पीपीडी और ब्राउन कलर मिलकर के ओवरऑल ब्राउन कलरेशन आते हैं। दोबारा समझो, कॉपर +2 और I- की बात करें तो कॉपर +2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रेडॉक्स हो जाती है। और इसीलिए हमने लिखा था, नोट करके याद करो,
कि कॉपर में CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, दो आयन थे, Fe(I3) और एक CuI2। रेडॉक्स रिएक्शन बोला था मैंने। तो ये देखो, ये जब कॉपर +2 की I- से रिएक्ट कराएंगे तो ये Cu+1 में आएगा, ये I2 में जाएगा, ये Cu+1 फिर I- जो बचा होगा उससे रिएक्ट करके Cu2I2 का व्हाइट पीपीटी, ये I2 I- से रिएक्ट करके I3-, ब्राउन कलर होता है इसका। तो व्हाइट पीपीटी में एक ब्राउन कलर डाल दो, जैसे दही है, दही, कर्ड में कॉफी डाल दो, तो कॉफी डालने के बाद दही में कैसा दिखेगा, वैसा कुछ दिख रहा है। अब इस पूरे के पूरे मिक्सचर का अगर टेस्ट हम, इस पूरे का टेस्ट हम थायोसल्फेट से करवा दें, तो थायोसल्फेट इसमें जो I2 है उस I2 से रिएक्ट करता है। I3- हमेशा ऐसे देखना आप, I- होता है और एक I2 होता है, तो वो I2 से रिएक्ट करके उसे किस में लिया आएगा, I-। और याद करो खुद इसमें आ जाता था। ये रिएक्शन कहलाती थी आइडोमेट्री टेस्ट। और यहां पर ये Cu2I2 फ्री हो जाएगा, यानी कि ये जो ब्राउन कलरेशन है वो वापस से किस में आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट में। किस में आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये ब्राउन कलरेशन है। ब्राउन कलरेशन किस में आ गया, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये जो खास बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कॉपर की, पैराग्राफ बनते हैं इसमें काफी सारे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, लिख लेना इसको। अगला देखो, सेकेंड रिएक्शन अपन ने पढ़ा था कॉपर +2 साइनाइड से। किससे पढ़ा था, साइनाइड रिएक्शन, याद करिए। ये बना था CuCN2, ठीक है। ये CuCN2 का येलो पीपीटी होता है, और ये येलो पीपीटी तुरंत इसमें भी रेडॉक्स हो जाता है, साइनोजन गैस बाहर निकलती है। इसमें भी क्या होता है, जल्दी बताओ, तुरंत आपके टूट करके ये CuCN में आ जाता है, और CuCN का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये गैस निकल गई। अगर आप यहाँ पर एक्सिस ऑफ KCN लेते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है K3CuCN4, ये कॉम्प्लेक्स। और अगर इस कॉम्प्लेक्स में आप H2S पास करते तो कोई पीपीटी नहीं आया था, नो पीपीटी हमने पढ़ा था, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स था। क्या था ये, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन में भी आया था, ठीक है। ये आपका तुरंत टूट जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। देखो आप, ये प्लस में आ गया, ये माइनस से 0 में चला गया। तो ये क्विकली डिकम्पोज होता है, क्विकली, बहुत जल्दी से टूट जाएगा फटाफट से, ठीक है। कॉपर +2 की सेम रिएक्शन अगर इससे कराई जाए तो ये आपका कॉपर, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, और ये भी टूटता है, लेकिन ये धीरे धीरे टूटेगा, यानी स्लोली डिकम्पोज होता है। यहां पर लिखना क्विकली डिकम्पोज, यहां लिखना स्लोली डिकम्पोज। स्लोली डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए अगर आप इसको फास्ट कराना चाहते हैं तो आप इसमें SO2 पास कर देते हैं, मॉइस्ट, तो ये तुरंत आपके जो है वो टूट जाता है इसमें। व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी अगर इस रिएक्शन को आप फास्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या भेजते हैं आप, मॉइस्ट SO2, जिससे इसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है। उसका फास्ट होता है, अपने आप ही टूट जाता है वो, ठीक है। और क्यों टूटता है, क्योंकि कॉपर +2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साइनाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। साइनाइड एक स्यूडो हेलोजन भी होता है, ठीक है। अगर ये नहीं बताया मैंने बाद में तो मैं आगे P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बात आगे समझ में आता है, ये क्लियर हो गया। इसमें क्विकली डिकम्पोज होगा, ये स्लोली डिकम्पोज होगा। अगर आपको रिएक्शन फास्ट करानी है तो SO2 पास किया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला आता है कॉपर +2 की अगर NaOH से कराई जाए तो आप सबको पता है कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या कॉपर एम्फोटेरिक होता है क्या, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, नहीं होता। तो एम्फोटेरिक नहीं होता तो एक्सिस में सॉल्युबल होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं होगा, इनसॉल्युबल। हीट कर दो इसको तो टूट जाएगा, ये CuO+। इसमें ये आपको पता है सबको, लाइट ब्लू कलर का पीपीटी है, और ये आपका जो ब्लैक कलर का पीपीटी है,
कॉपर +2 NH से रिएक्ट करेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड आएगा, ये ब्लैक कलर का होता है और एक्सिस में इनसॉल्युबल। इसी तरह से अगर हमें कॉपर सल्फेट जो है उसकी रिएक्शन NH4OH से, अमोनिया सॉल्यूशन कहते हैं इसको, याद है? आपको एक डाउट आएगा कि सर कभी आप कॉपर +2 लेते हो, कभी कॉपर सल्फेट ही ले लेते हो। एक्चुअली मैं क्या करता हूं, मैं रिएक्शन के दौरान वो सॉल्ट भी ले लेता हूं, जिससे ही रिएक्शन पूछी जाएगी तुमसे पक्का। भाई आपको कोई कैटायन देगा तो उस कैटायन का एक सॉल्ट होगा जिससे रिएक्शन दी जाती है। तो मैं क्या कर रहा होता हूं कि आपके फायदे के लिए मुझे यहाँ लिखना चाहिए कॉपर +2, लेकिन मुझे पता है कि कॉपर +2 की रिएक्शन नहीं आके डायरेक्ट कॉपर सल्फेट से आएगी, तो फिर आप वहां कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं हेल्प कर देता हूं कि डायरेक्ट मैं वो रिएक्शन लिखता हूं, ताकि जैसे ऑप्शन आए तो आप हिट मार दो खट से। क्लियर है ना? तो इस तरह से ज्यादा डिटेल में मत सोचना फालतू, यहाँ +2 लिख दिया, यहाँ सल्फेट लिख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। ये रहा, इससे रिएक्शन होगी तो डायरेक्ट पहले बनेगा बेसिक कॉपर सल्फेट, बेसिक कॉपर सल्फेट होगा। अच्छा, ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक होगा तो आपको पता है इसमें सॉल्युबल हो जाएगा ये तो, और सॉल्युबल होकर के बनाएगा स्विट्जर सॉल्ट, नाम तो सुना होगा। स्विट्जर सॉल्ट होता है डीप ब्लू सॉल्यूशन। स्विट्जर सॉल्ट क्या होता है? डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट की NH4OH से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर सल्फेट .COH होल ट्वाइस बनेगा, एक्सेस ऑफ NH4 बनेगा, और ये एक्सेस ऑफ NH4OH में सॉल्युबल हो जाएगा स्विट्जर सॉल्ट, यानी कि डीप ब्लू सॉल्यूशन बनेगा इसका। अगला देखो, कॉपर +2 की अगर H2S से कराएं तो बहुत सिंपल है, CuS का ब्लैक PPT बनेगा, और ये ब्लैक PPT होता है सॉल्युबल इन hot and dilute HNO3 and excess of KCN। ये KCN वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है, देखो कैसे। अगर आप KCN लेंगे तो भाई ये CuS सॉल्युबल होगा नहीं होगा KCN में, क्योंकि अभी भी बताया था मैंने, क्या बताया था कि जब कॉपर K3CuCN होल 4 में H2S पास किया था तो नहीं बना था ना CuS, क्योंकि एक्सेस ऑफ KCN था। तो CuS नहीं बना, क्यों? क्योंकि वो CuS एक्सेस ऑफ KCN में सॉल्युबल था, इसलिए बनने ही नहीं दिया ना, उसका PPT नहीं आने दिया उसने, तो वही रिएक्शन वापस आ जाएगी, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये -3 बना दिया, ये आपका बन जाएगा पॉलीसल्फाइड। ठीक है, ये अगर मैं 8 CN लेता हूं तो ये सिचुएशन है, और अगर मैं यहाँ 10 CN यानी और ज्यादा एक्सेस ले लेता हूं तो कॉम्प्लेक्स तो यही बनेगा, और जो साइनाइड बचा वो साइनोजन गैस भी बना देगा। देख सकते हो आप यहाँ पर -2 था, -1, यानी कि ये क्या हुआ, निकालोगे तो ऑक्सीडाइज, और ये आपका कॉपर +2 से कॉपर +1, ये क्या हुआ, रिड्यूस, रिडॉक्स हो गया, रिडॉक्स होकर के सॉल्युबल हो गया, क्योंकि इसने सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। रिडॉक्स होकर क्या हो गया, ये सॉल्युबल हो गया, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, अगला देखो। अब इस CuS की एक खास बात है, अगर ये CuS का PPT आपके बना तो आप इसे तुरंत ऐसे मत फेंक देना, किसके अंदर, डस्टबिन में। ये आपको इंस्ट्रक्शन है, सावधानी बता रहे हैं, क्योंकि जब ये CuS आप इस तरह से फेंक देंगे वहां पे डस्टबिन में, तो ये एयर से ऑक्सीडाइज होकर के CuSO4 बनाएगा, और ये रिएक्शन जो होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक होगी। हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से अगर वहां पर कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस पड़ा हुआ है डस्टबिन में तो वहां आग लग जाएगी तुरंत। इसलिए आपको कहते हैं कि अगर CuS बने तो इसको रनिंग वाटर में ऐसे वॉश कर दो और बहा दो, फेंको मत ऐसे उसको डस्ट, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो सकती है, तो लैब में आग लग सकती है। क्लियर सबको? तो ये आपका इस तरह से रिएक्शन नहीं कराना। फिर कॉपर +2 की रिएक्शन आती है एक K4Fe6, पहले K3 से कर लेंगे, K3CN6,
K3 FeCN6 से कराने पर ये बनाता है आपका Cu3 FeCN6 और इसका जो आता है वो आता है ग्रीन प्रेसिपिटेट। क्या आता है ये? ग्रीन प्रेसिपिटेट, कॉपर का ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो अगर कॉपर की रिएक्शन किससे कराई जाए? K3 FeCN6 से। तो कॉपर की रिएक्शन अगर K3 FeCN6 से कराते हैं तो ग्रीन पीपीटी होता है। और अगर इसी रिएक्शन को देखें हम, एक और रिएक्शन होती है इसी की K4 FeCN6 से, ये वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। तो रिएक्शन होकर के बनता है आपका Cu2 FeCN6। देखो कैसे बताया मैंने, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +2 है। यहाँ जब ये कॉपर आएगा तो कॉपर +2 होगा, तो यहाँ 2 कर दिया मैंने, 2 कर दिया तो क्या हुआ, ये +4 हो गया ना। और ये आपका 4 होगा -4, तो ये -4 सेटिस्फाइड हो रहा है इस +4 से। इसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन या रेडिश ब्राउन। अब एक बात ध्यान रखना, ब्राउन याद रखना, चॉकलेट याद रहे या नहीं रहे, ब्राउन याद रहना चाहिए, ब्राउन प्रेसिपिटेट है। चॉकलेट याद रहे या ना रहे, क्या याद रखना चाहिए? ब्राउन। चॉकलेट याद रहे या नहीं रहे, क्या याद रहना चाहिए? ब्राउन। अब इसके अंदर एक खास बात होती है, अगर हम इसके अंदर अमोनिया सॉल्यूशन डाल दें तो ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। पूछो क्यों? ये अमोनिया इस कॉपर से रिएक्ट करेगा और अमोनिया सॉल्यूशन लिया हुआ है अपन ने एक्सिस में, तो ये क्या करेगा, इससे सॉल्युबल हो जाएगा और स्विट्जर सॉल्ट बताया था ना, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा डीप ब्लू। और ये जो पड़ा हुआ है ये तो ऑलरेडी आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, FeCN6-4, पेल येलो सॉल्यूशन होता है इसका। क्या होता है ये? पेल येलो सॉल्यूशन। ये तो डीप ब्लू कलर आ गया, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्युबल हो गया। ठीक है, ये यहां लिखना चाहिए, ये यहां लिख रहा है ना, इसके साथ बनेगा वो। ये हो गया डिसॉल्व। अब डीकंपोज होता है, अगर अमोनिया सॉल्यूशन की जगह मैंने यहां पर NaOH लिया, अगर मैंने यहां पर क्या लिया, NaOH, तो NaOH लेने पर ये डीकंपोज हो जाएगा और डीकंपोज होकर के ये बनेगा CuOH2, और ये वापस से वही। तो ये तो आता है रेडिश, सॉरी ये आता है लाइट ब्लू पीपीटी, और ये आपका पेल येलो सॉल्यूशन। तो एक तो पीपीटी रहेगा, एक सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डीकंपोज, रिएक्ट करके डीकंपोज हो। लेकिन ये दोनों सॉल्युबल हुए इसलिए डिसॉल्व हो गया, गायब हो गया ना, दिखेगा ही नहीं अब इसके अंदर। ये पैराग्राफ रिएक्शन बनती है, समझ गया आपको? ये पूरी की पूरी एक पैराग्राफ रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पैराग्राफ में। ठीक है, ये आपका कॉपर समाप्त। कॉपर के बाद अगला आएगा कैडमियम। अब कैडमियम की बात करते हैं। ये कैडमियम +2 की अगर Ki से रिएक्ट कराएं तो नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये तो सॉल्युबल होता है, इसके साथ रिएक्शन देगा ही नहीं। कैडमियम +2। अब ये मत कहना कि रिएक्शन कैसे पता चलेगी, क्योंकि सॉल्युबल है तो पीपीटी नहीं आएगा। पीपीटी नहीं आया तो हम तो ये बोल रहे हैं ना कि रिएक्शन नहीं करी उसने। साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो CdCN2 का व्हाइट पीपीटी बनेगा, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होगा वो एक्सिस ऑफ KCN में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हुआ, किसकी तरह, कॉपर की तरह, क्योंकि कैडमियम +2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना अच्छा नहीं है जितना कॉपर है। अब अगर इसमें आप H2S पास करोगे तो CDS का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। CDS का येलो पीपीटी आना मतलब ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने आपको सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन दो जगह बता दिया, सॉल्ट के अंदर अभी बताया और कोऑर्डिनेशन में पहले बताया था। क्लियर? अगला देखो, कैडमियम +2 अगर NaOH से रिएक्ट कराएंगे
तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बनेगा और ये इनसॉल्युबल होगा एक्सेस ऑफ रिएजेंट में। पूछो क्यों? भैया ये है ना, मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि आपको की पॉइंट याद है। हमने ये शुरू ही इस बेसिस पे किया है कि आपको की पॉइंट याद है और मैं सिर्फ की पॉइंट का यूज कर रहा हूं। जहां पर की पॉइंट नहीं आ रहे वहां पर स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये देखो अब डी ब्लॉक था, पीपीटी सॉल्युबल। ये आपका एम्फोटेरिक नहीं है इसलिए एक्सिस ऑफ एनएच में इनसॉल्युबल। लेकिन ये डी ब्लॉक है, अगर डी ब्लॉक होगा तो अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा। ये इनिशियली कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन ये जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगा किसमें? एक्सिस ऑफ NH में। ये एक्सिस ऑफ NH4 में सॉल्युबल होगा और ये आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं? हम इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है और हम की पॉइंट लगा रहे हैं। ये एम्फोटेरिक नहीं था इसलिए नहीं हुआ सॉल्युबल, ये डी ब्लॉक था इसलिए सॉल्युबल हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। चलो अगला, कैडमियम +2 की रिएक्शन अगर सिंपल सी बात है H2S से कराएं तो CDS का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। और कैडमियम +2 की अगर K4 FeCN6 से करा दें तो ये बनेगा आपका CD FeCN6 का ब्लूइश वाइट, ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर सबको? तो ये आपका डिस्टिंक्शन भी हो गया। अगर कॉपर लेते हैं तो क्या बनता है? चॉकलेट ब्राउन। कैडमियम ले रहे हैं तो क्या बन रहा है? ब्लूइश वाइट। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉपर एंड कैडमियम। ठीक है, ये आपका कैडमियम भी समाप्त। बहुत छोटा सा था। अगला आता है आपका इसमें मरकरी। अब देखो मरकरी की रिएक्शन अगर आपने याद करनी है तो मर्क्यूरस आयन की याद करो। मर्क्यूरस आयन की जैसी इसकी होगी, देखना कैसे। अगर आपको याद आ रहा हो तो जैसे Hg+2 की I- से रिएक्ट कराओ तो HgI2 बनेगा। अब हमने कल की पॉइंट में लिखा था कि जितने भी पी ब्लॉक हैं वो ही एक्सिस ऑफ Ki में सॉल्युबल होंगे, डी ब्लॉक इनसॉल्युबल। लेकिन मरकरी वाला जो था वो सॉल्युबल था। ये आ गया स्कारलेट रेड पीपीटी। एक्सिस ऑफ Ki में रिएक्ट कराएंगे तो ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो इधर Hg+2 की I- से रिएक्ट कराया तो HgI2 का स्कारलेट रेड पीपीटी। अब Hg+2 की अगर सेकंड रिएजेंट हम पढ़ते थे हमेशा किससे? साइनाइड। साइनाइड से रिएक्ट कराते तो ये बनता है HgCN2। अगर यह मर्क्यूरियस आयन होता तो ध्यान देना इधर, साइनाइड से रिएक्ट कराने पर वो बनाता है Hg+HgCN2। ये होता था ब्लैक और ये सॉल्युबल। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस Hg2+2 को जब हम हीट कर रहे थे तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा था। वो एक बना रहा था मरकरी और एक बना रहा था आपका मरकरी +2। तो वो +2 की जो रिएक्शन है वही आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ मरकरी की बात कर रहा हूँ तो ये आ रही है रिएक्शन मर्क्यूरस आयन, Hg+ ये साइनाइड सॉल्युबल। और अगर अकेला मरकरी ले रहा हूँ तो ये सॉल्युबल। इसी तरह से Hg2+2 अगर लिया था तो पहले बना था Hg2I2 पिछली वाली में ग्रीन पीपीटी, और उसे जैसे हीट किया था तो वो टूट करके Hg+HgI2 में आया था। और अगर एक्सिस ऑफ Ki में लिया था तो Hg+HgI4-2 बनाया था। तो रिएक्शन वही चल रही सेम, बस उसमें से आपको ये हटाते जाना है और ये साइड प्रोडक्ट लिखते जाना। अगला बताओ, Hg+2 की NH से कराओ। सबको पता HgO बनेगा। HgO का कलर होता है येलो। एक्सिस ऑफ NH में इनसॉल्युबल होगा। एक्सिस ऑफ बोलो NH में इनसॉल्युबल होगा। क्लियर सबको? आगे की बात करते हैं। तो ये आपने NH4OH से रिएक्शन कराया। फिर आप बोलोगे कि सर आपने अभी तक Hg+2 लिया था, आप डायरेक्ट नाइट्रेट क्यों ले रहे हो? क्यों? रिएक्शन इसी से डायरेक्ट पूछी जाती है।
तो अमोनिया सॉल्यूशन से करेंगे तो पिछली बार बताया था मैंने तो Hg प्लस बनाया था और बताया था Hg प्लस HgO डॉट NH2NO3। तो ये हो गया आपका बेसिक मर्करी 2 अमीडो नाइट्रेट वाइट प्रेसिपिटेट। अगर आपसे बोलेगा एक्सिस ऑफ NH4OH तो आपको यहां बोलना इनसॉल्युबल। याद आया क्यों बोलना है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डी ब्लॉक के जितने भी होते हैं वो साइनाइड और अमोनिया में सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट अमोनिया के अंदर जो सोल्यूबल नहीं थे उसमें आयरन था, मरकरी था, क्रोमियम था और मैग्नीज था। क्रोमियम स्लाइटली सोल्यूबल था। याद आया? तो मरकरी आ रहा है इसलिए इनसॉल्युबल भी लिखा है वहां NH4OH से रिएक्शन की। Hg+2 की अगर H2S से कराएं तो ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है Hg3S2Cl2। और अगर इसको वही डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूशन, और अगर इसको अपन एक्सिस ऑफ H2S ये करें तो आपका वही HgS बन जाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट। देखो ये मैंने इंटरमीडिएट जानबूझ के लिखा है कि बहुत डेप्थ में सवाल बना दे तब इसका यूज होगा। मतलब डायरेक्ट अगर कभी भी आपके पास आए तो ऐसा टेंशन मत लेना, Hg+2 की H2S से रीक करते तो HgS का ब्लैक पीपीटी बनता है। समझ रहे हो? डायरेक्ट आएगा ये। और ये HgS जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होगा वाटर में, हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में, अल्कली हाइड्रोक्साइड्स में, अल्कली हाइड्रोक्साइड्स में, YAS में, CAS में, ठीक है, इन सब में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन याद है सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम डाइसल्फाइड लिखा था अपन ने कल, जब मैंने Hg+HgS बताया था ना तब बताया था आपका सोडियम सल्फाइड और सोडियम डाइसल्फाइड में HgS सॉल्युबल होता है एंड एक्वारेजिया। ठीक, ये आपका मरकरी का सल्फाइड। सल्फाइड देखो जहां जहां आ रहा है वहां कोई ना कोई खास बात जरूर आ रही है, इसीलिए मैंने बोला था सल्फाइड कैटायन जब पढ़ो तो सल्फाइड की रिएक्शंस को अलग से एक कागज में लिख के चिपका देना चाहो तो, ताकि टेंशन ही नहीं मिट जाएगी। सारी झंझट ही कैटायन में सल्फाइड वाली रिएक्शनें ज्यादा क्रिएट करेंगी। ठीक है, अगला देखो। और प्लीज मैं बार बार ये बोल रहा हूँ बताया था इसलिए फर्स्ट ग्रुप कैटायन के की पॉइंट और रिएक्शनें अच्छे से याद करना। अगला देखो, HgCl2 टेस्ट विद SnCl2 कर रहे हैं अपन, ये भी कई बार आता है। तो ये पहले उसको Hg2Cl2 में लेके जाएगा और SN4 में आ जाएगा, और ये Hg2Cl2 वाइट प्रेसिपिटेट होता है। फिर क्योंकि एक्सिस में लेते हैं हम थोड़ा सा, ये वापस इसको ले जाएगा किसमें, Hg और SnCl। Hg जो है उसका ग्रे ब्लैक पीपीटी कुछ भी बोल सकते हैं हम। Hg का पीपीटी कभी भी आ जाए तो ग्रे भी हो सकता है पीपीटी, व्हाइट ब्लैक पीपीटी भी हो सकता है, ग्रेइश ब्लैक भी हो सकता है और ब्लैकिश ग्रे भी हो सकता है। तो ग्रे और ब्लैक के बीच की रेंज में आएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ठीक है, इसके बाद अगला टेस्ट आता है इसका, टेस्ट विद कोबाल्ट थायोसाइनेट। टेस्ट विद कोबाल्ट थायोसाइनेट। अब कोबाल्ट थायोसाइनेट की जब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोबाल्ट थायोसाइनेट। तो कोबाल्ट थायोसाइनेट से जब बात करते हैं तो Hg+2, ये रहा Hg+2, कोबाल्ट थायोसाइनेट से रिएक्ट करता है ये, और कोबाल्ट थायोसाइनेट से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है डीप ब्लू। ये आया हुआ है क्वेश्चन भाई, डीप ब्लू प्रेसिपिटेट।
डीप ब्लू प्रेसिपिटेट। ठीक, तो ये आपका मरकरी भी समाप्त। ठीक, अगला आएगा आपका बिस्मिथ। बिस्मिथ +3 के अगर I- से रिएक्ट कराई जाए तो वही Bi3 बनाएगा। प्री ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने आपसे कहा था कि I- जो होता है वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट। और अगर एक्सिस में आप बात कर लो Ki, ये सॉल्युबल हो जाएगा और क्या बना देगा, Bi4-, और ये आपका ऑरेंज, सॉरी हाँ ऑरेंज सॉल्यूशन होता है ये। Bi3 जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो ये BiO बनता है। आपको याद होगा हाइड्रोलिसिस केमिकल बॉन्डिंग में BiCl3 लिया था हमने, तो BiCl3 जब लिया था तो BiCl3 का हाइड्रोलिसिस हुआ था और BiCl3 का हाइड्रोलिसिस होकर के बना था BiOCl। क्या लिया था अपन ने, BiOCl। तो ये आपका ऑरेंज टर्बिडिटी आ जाएगा। वहां पर व्हाइट टर्बिडिटी आई थी, याद करना, ये ऑरेंज टर्बिडिटी आई। तो पहली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ बन जाता है। बिस्मिथ की जब Ki से रिएक्ट करते हैं तो पीपीटी बनेगा कौन सा, तो आप बोलोगे ब्लैक प्रेसिपिटेट। एक्सेस ऑफ Ki से कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्युबल, क्योंकि पी ब्लॉक है। ऑरेंज सॉल्यूशन। जब इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो आपके BiO की ऑरेंज टर्बिडिटी बनेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना, दिमाग लगाना। ठीक है, अगर मैं इसका Bi3 का हाइड्रोलिसिस हो गया, अगर मैं यहां पर बिस्मिथ की रिएक्शन साइनाइड से कराऊं तो आपको लगेगा बिस्मिथ साइनाइड बनेगा, लेकिन बिस्मिथ साइनाइड की जगह बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। बिकॉज ये जो बिस्मिथ साइनाइड है ये बनता तो है अंदर, लेकिन पानी में बन रहा है ना, तो ये पानी में बन करके तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट आपका जो बनता है बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप साइनाइड से रिएक्शन करा के बनाने की कोशिश करोगे क्या, साइनाइड, और बनेगा प्रोडक्ट क्या, हाइड्रोक्साइड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको दिमाग में बिठाओ जल्दी से, जल्दी। हो गया, देखो इधर, अगर मैं बिस्मिथ +3 की, या SCN भी निकलेगा है ना, ये तो पता है ना आपको, साइनाइड है तो SCN आ जाएगा, है ना। बिस्मिथ +3 की अगर मैं NaOH से कराता हूं तो मेरे पास आएगा बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड, और बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड को अगर मैं हीट कर दूं तो इसमें से पानी निकल जाएगा। पानी निकालो इसमें से पहले, H2O, तो एक H बचेगा, एक ऑक्सीजन गया तो 2 बचेंगे, .OH। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर H2O2 डाल दूं, अगर मैं H2O2 डाल दूं तो H2O2 डालने पर यहां बनेगा बिस्मिथेट आयन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका नाम है बिस्मिथेट आयन। ठीक है, और ये जो होगा आपका येलोइश, एक और होगा ना, 3 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3। ठीक है, ये होगा येलोइश व्हाइट। यानी अगर आप हीट करते हैं तो हीट करने पर आपका क्या होगा बताओ, हीट करने पर क्या होगा जल्दी बताओ, कहाँ गया, हीट करने पर आपका पानी उड़ जाएगा। ये 3 है ना भाई, तो H2O निकला, तो ये आएगा O दिख रहा है ना, ये BiOOH, येलोइश व्हाइट। और अगर इसके अंदर आप H2O2 डाल दो तो ये बन जाएगा, और अगर इसमें भी H2O2 डाल दो तो ये भी बन जाएगा, वापस ये आ जाएगा उसमें।
ठीक है। इसी तरह से बिस्मिथ की अगर रिएक्शन NH4OH से कराएं, अब यहां पर क्या होता है, बिस्मिथ की जगह लेते हैं भाई बिस्मिथ नाइट्रेट। फिर वही नाइट्रेट क्यों लिया, डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा इसलिए। तो ये आपका बनता है बेसिक बिस्मिथ नाइट्रेट का व्हाइट पीपीटी। और क्या ये एक्सिस में सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। क्यों, ये डी ब्लॉक नहीं है भाई, ये डी ब्लॉक नहीं है, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। इसको नोट करो अच्छे से दिमाग में फटाफट। हो गया, देखो अब अगला बिस्मिथ +3 की रिएक्शन अगर हम H2S से कराएं तो क्या बनेगा, Bi2S3। Bi2S3 का कलर होता है ब्राउनिश रेड। क्या कलर है इसका, ब्राउनिश, सॉरी ब्राउनिश ब्लैक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। 2014 के अंदर एक इंटीजर सवाल आया था जिसके अंदर बोला था फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट। सारी दुनिया ने 7 आंसर दिया था, मैंने 6 और 7 दिया था, क्योंकि ये ब्राउनिश ब्लैक होता है। अगर ब्राउन लिखोगे तो ये आपका ब्राउन में काउंट होगा, ब्लैक लिखोगे तो ब्लैक में काउंट होगा। तो सबने आंसर की जो है वो खूब मजाक बनाई थी। आंसर IIT-JEE ने फिर वही दिया 6 और 7। ठीक है, यही IIT है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय चित्रांग भैया की फर्स्ट रैंक आई थी, याद है आपको, उस समय आया था ये सवाल। तो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, सबने कहा था गलत बता दिया, सबने गलत बता दिया, लेकिन आंसर वही गया जो मैंने बताया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट विद पायरोगेलोल। बिस्मिथ का अगर पायरोगेलोल से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास जो बनता है ये येलो प्रेसिपिटेट आता है। क्या आता है ये, येलो प्रेसिपिटेट। बिस्मिथ की जब पायरोगेलोल से कराई जाती है तो कौन सा पीपीटी आता है, येलो। और SD+3 जो है वो इंटरफेयर करता है इसको, तो ये मस्ट बी इंटरफेयर, सॉरी मस्ट बी एब्सेंट। नोट करके लिखना, Sp+3 इंटरफेयर करता है इसलिए मस्ट बी एब्सेंट। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई जाती है SnCl2 से। SnCl2 से अगर कराई जाए तो ये इसको रिड्यूस कर देते हैं ब्लैक प्रेसिपिटेट में। क्या कर देते हैं बिस्मिथ को, ब्लैक प्रेसिपिटेट में। यहां देखो आप, ये +2 है, +2 से कहा चला गया, +4 में ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो गया, रिड्यूस, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है SnCl2, सबको पता है। तो SnCl2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए यहां पर क्या हो गई, ये रेडॉक्स। क्लियर। एक टेस्ट आपने पढ़ा भी होगा और वो अपन ने हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था, टेस्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर। यार हाइड्रोलिसिस कराया था अपन ने, तो BiOCl+2HCl बनाया था।
और ये आपका BiO प्लस प्लस 2H प्लस बना था बिस्मिथाइल क्लोराइड। बिस्मिथाइल क्लोराइड ये वाला, और ये वाइट टर्बिडिटी थी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाती है अगर एसिड ऐड कर दो। इसी तरह से Sb+3 की भी थी, अगर याद हो तो SbOCl प्लस 2HCl था और Sb+3 प्लस H2 है, तो ये SbO प्लस प्लस 2H प्लस लेगा। ये एंटीमोनाइल क्लोराइड है, इसकी भी वाइट पीपीटी है। वाइट टर्बिडिटी बोलो या पीपीटी बोलो एक ही बात है। ये आपका एंटीमोनाइल केटायन है, इसकी भी वाइट टर्बिडिटी बोलो या वाइट पीपीटी बोलो एक ही बात है। बिस्मिथाइल केटायन है, इसकी भी वाइट टर्बिडिटी बोलो या वाइट पीपीटी बोलो एक ही बात है। इस इक्विलिब्रियम पर अगर एसिड डाल दें तो ये वाइट टर्बिडिटी या पीपीटी डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट अगर टार्टरिक एसिड डाल दें, टार्टरिक एसिड डालने पर BiOCl की वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर नहीं होती है, एंटीमनी की डिसअपियर हो जाती है। तो डिस्टिंक्शन कर सकते हो आप, BiOCl और SbOCl की वाइट टर्बिडिटी में डिस्टिंक्शन हो सकता है किससे? टार्टरिक एसिड से। टार्टरिक एसिड डालने पर ये इनसॉल्युबल नहीं होगा, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड ग्रुप समाप्त। बाकी हम नेक्स्ट टर्न पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना इसको।